हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी के 50 प्रश्न शेयर करूंगी जो कि साहित्य से संबंधित थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें हिंदी से क्वेश्चन न पूछे जाते हों। तो अगर आपका अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपका 23 जनवरी को यूपी टीईटी का पेपर है, अगर यूपी टीईटी में 23 जनवरी को थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को विदाउट इसकी पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और बीच बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? जिसके ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है कि पहले सुंदर कांड हुआ था, फिर अयोध्या कांड हुआ था, फिर बाल कांड हुआ था, फिर जाके लंका कांड हुआ था। दूसरे ऑप्शन में पहले बाल कांड दिया है, फिर अयोध्या कांड दिया है, फिर सुंदर कांड दिया है, फिर लंका कांड दिया है। तीसरे ऑप्शन में पहले अयोध्या कांड दिया है, फिर बाल कांड दिया है, फिर सुंदर कांड दिया है, फिर लंका कांड दिया है। और जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें लंका कांड पहले दिया है, फिर अयोध्या कांड दिया है, फिर बाल कांड दिया है, फिर सुंदर कांड दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। रामचरितमानस के कांड में पहले बाल कांड हुआ था, फिर अयोध्या कांड हुआ था, फिर सुंदर कांड हुआ था और लास्ट में जाके लंका कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया है मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन है, ये प्रीवियस ईयर का यूपी टीटी का पेपर है। यूपी टीटी में पूछा गया था इसे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कबीरदास हैं। दोस्तों, यहाँ से तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें कि विनय पत्रिका, ये इनकी कुछ ऐसी रचना है एक जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और विनय पत्रिका के साथ साथ गीतावली, कवितावली, दोहावली, जितने भी वली करके रचनाएं आती हैं वो काफ़ी मतलब अधिकतर तुलसीदास की ही रचनाएं होती हैं। जानकी मंगल और साथ में पार्वती मंगल भी तुलसीदास की रचना है। और सूरदास की रचना में सूरदास सूरदास हाँ, ऑप्शन में सूरदास की रचना में साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। और कबीरदास की रचना में साखी सबद रमैनी, साखी समद रमैनी जो है इनकी प्रमुख रचना है जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसको किसने लिखा है? जगदीश चंद्र गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त या फिर सिया राम शरण गुप्त। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि इसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त की कुछ और रचनाएं हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि साकेत इनका उपन्यास है। और उसके साथ साथ यशोधरा, पंचवटी, चंद्रहास, नहुस, रंग में भंग, जयद्रथ वध और शकुंतला, ये जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर का वो कौन सा उपन्यास है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास यानी कि तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? ऑप्शन है बुद्ध और समुद्र, दूसरा है सुहाग के नुपुर, तीसरा है मानस का हंस, चौथा है अमृत और विष। दोस्तों, ये जो चारों रचनाएं हैं, ऑप्शन में चारों रचना दी गई हैं, ये सभी अमृतलाल की रचनाएं हैं। और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानस का हंस अमृतलाल का एक ऐसा उपन्यास है जिसमें इन्होंने तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है धनपाल को, स्वयंभू को, पुष्पदत्त को या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा स्वयंभू के साथ, यानी कि अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे?
बिहारी जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, जयसिंह, शिवाजी या फिर तेज सिंह? तो बिहारी जो थे वो जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है लाल टीन की छत, जो कि एक उपन्यास है, उसको किसने लिखा है? लाल टीन की छत उपन्यास को किसने लिखा है? ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा है भीष्म शाहनी, तीसरा है निर्मल वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। पहला तो ये है कि लाल टीन की छत, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि लाल टीन की जो छत है वो कौन सी विधा है, तो ये एक उपन्यास है और एक निर्मल वर्मा का उपन्यास है। दोस्तों इसमें निर्मल वर्मा की कुछ और रचनाओं में, कुछ और उपन्यास में, जैसे कि रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, और इनकी कहानी में जलती झाड़ी और सूखा, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और इसके साथ साथ भीष्म शाहनी के उपन्यास में तमस, वसंती और झरोखे, जो एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल जो है वो किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को या फिर आदि काल को? तो दोस्तों जो भक्ति काल है ना, सॉरी, स्वर्ण काल है वो ना भक्ति काल को कहा जाता है। मैं तो ऑप्शन ही बता दी आंसर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गार्षा दत्त ताशी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि गार्गा दत्त ताशी। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक जो थे वो थे गार्गा दत्त ताशी। दोस्तों यहाँ से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसमें अशोक के फूल, आलोक पर्व, साहित्य का मर्म और बाण भट्ट की आत्मकथा के साथ साथ लाल कनेर, इनकी कुछ ऐसी रचनाएं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं। और इसके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं भी काफ़ी पूछी जाती हैं, जिसमें कि बंदर सभा, दूध बतासा, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी होगी, जो एग्जाम में क्या पता पूछी जाए। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? जिसके ऑप्शन में है वृंदा लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर इंसा अल्लाह खां? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर 4। रानी केतकी की कहानी को इंसा अल्लाह खां ने लिखा है। और इसके साथ यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, जिनमें अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, जूही की कली और नए पत्ते एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ विंदा लाल वर्मा की रचना में मृगनैनी और किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, जो एग्जाम में पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है 84 वैश्रवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैश्रवन की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन है विट्ठलनाथ, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है गोकुलनाथ, चौथा है नंददास। तो इसको, जो कि 84 वैश्रवन की वार्ता है, इसको गोकुलनाथ ने लिखा है। दोस्तों यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 252 वैश्रवन की वार्ता, इसको किसने लिखा है? तो उसको भी गोकुलनाथ ने लिखा है। 84 वैश्रवन की वार्ता और साथ में 252 वैश्रवन की वार्ता को भी गोकुलनाथ ने लिखा है। और इसके साथ विट्ठलनाथ की रचना तो ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन धर्मवीर भारती की रचनाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। शायद 28 नवंबर को जो यूपीटीटी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसमें भी इनकी एक रचना पूछी गई थी। धर्मवीर भारती की कुछ रचनाओं में, जैसे कि सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठंडा लोहा और कनुप्रिया, ये इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा हिंदी का जिसमें इनकी रचनाएं न पूछी गई हों। अगला प्रश्न है बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, यह किसकी रचना है? रहीम की या फिर कबीरदास की या तुलसीदास की या फिर केशवदास की? तो ये रचना जो है वो है कबीरदास की। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम, जो कि एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है?
मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह या प्रताप नारायण मिश्र। तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार जो है वो है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की कुछ और इम्पोर्टेंट रचनाओं में जैसे कि अ, वो क्या नाम है, आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, इतना ही याद आ रहा है। आचरण की वीरता, कन्यादान, पवित्रता और सच्ची वीरता, ये इनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं सरदार पूर्ण सिंह की जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचना में चिंतामणि और 11 वर्ष का समय, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, सीतामढ़ी को, मोतीराम को या फिर केशवदास को? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशवदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर शमशेर बहादुर सिंह? तो दोस्तों कवियों का कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसमें धर्मवीर भारती की जो रचना है वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। धर्मवीर भारती की रचना तो अभी मैं आपको बताई, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? संत कवि, सिद्ध कवि, भक्त कवि या फिर नाथपंथी कवि? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? तो दोस्तों द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ के एक दिन जो एक नाटक है उसके रचयिता कौन है? आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, श्री नारायण लाल या फिर मोहन राकेश? तो आषाढ़ के एक दिन को जो कि एक नाटक है उसको मोहन राकेश ने लिखा है। और मोहन राकेश की कुछ प्रमुख रचनाओं में जैसे कि अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, वारिस, आषाढ़ का एक दिन जो कि क्वेश्चन में पूछा है, और दूध के दांत, अंडे के छिलके, दूध के दांत, अंधेरे बंद कमरे और बारिश, इनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी के रचयिता कौन है? डॉक्टर देवराज, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या फिर बालकृष्ण भट्ट? चीफ की दावत जो एक कहानी है इसके रचयिता हैं भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी के उपन्यास में तमस, बसंती और झरोखा जो कि इनका उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन? दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो राहुल के साथ जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार जो है वो राहुल हैं। इसमें एक यात्रा का वर्णन किया गया है, इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है तिब्बत यात्रा का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। प्रेमचंद्र का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? ऑप्शन है गबन, गोदान, निर्मला और सेवा सदन। तो प्रेमचंद्र की निर्मला एक ऐसी रचना है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है, और साथ ही गबन, गोदान, सेवा सदन ये सभी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र, फिर से प्रेमचंद्र से क्वेश्चन आ गया। प्रेमचंद्र की किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है? प्रेमचंद्र की किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है? ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान। तो दोस्तों इनका गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसमें कृषक जीवन की, यानी कि जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उनके जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है।
और इसके साथ कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी भी इनकी ही रचना है प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो और इसको लिखा है चंद्रबरदाई ने। इसमें से पद्मावत और अखरावट इन दोनों रचनाओं को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है और रामचरितमानस ये तो सबको पता है तुलसीदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि कहा जाता है? घनानंद को किस युग का कवि कहा जाता है? तो घनानंद जो थे आदिकाल के कवि थे या फिर भक्ति काल के थे या रीति काल के थे या फिर भारतेंदु काल के थे? तो घनानंद जो थे वो रीति काल के कवि थे। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है वो कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और साथ में ही श्याम सुंदर दास। किसी ऑप्शन क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी दे देता है या फिर श्याम सुंदर दास, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो आपको वहाँ पे टिक लगा देना है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और साथ में श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, पिता जो कि एक कहानी है इसके लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन के पहले ही आंसर दिख गया। तो इस पिता कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? कौन सी रचना है जो आधुनिक काल का राम काव्य है, जिसमें है रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत या मधुमालती? तो आधुनिक काल का जो काव्य है वो है साकेत, आधुनिक काल का राम काव्य। यहाँ पे राम काव्य दिया है जो कि साकेत है, और साकेत को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है और साकेत एक इनका उपन्यास है। और इसमें पद्मावत और अखरावट, पद्मावत जो कि इनका उपन्यास है और एक साथ ही साथ अखरावट, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये मलिक मोहम्मद जायसी की है और ये तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? कवि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम था उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? गोस्वामी विठलनाथ, रामसुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर राजा शिव प्रसाद ने? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य जो काम है वो किस कवि ने किया था? जिसमें ऑप्शन है सूरदास, बिहारी, कबीरदास या रसखान। तो गागर में सागर भरने यानी कि थोड़े में बहुत ज़्यादा, इसका काम जो है वो बिहारी ने किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? जिसमें कुछ महाकाव्य के नाम हैं जैसे कि कामायनी, साकेत, उर्वशी, प्रियप्रवास। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था वो था प्रियप्रवास। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद की कुछ और रचनाओं में झरना, आंसू, कंकाल, इरावती, तितली, और अभी तो इतना याद आ रही है, ये उनकी रचना। और साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत को, और उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की एक मतलब कि उपन्यास है। रामधारी सिंह दिनकर का जो है उर्वशी है,
साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है और कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है आधा गांव किस प्रकार की विधा है? आधा गांव किस प्रकार की विधा है? क्या एक उपन्यास है या एक कहानी है, नाटक है या फिर एक कविता है? तो जो आधा गांव है वो एक उपन्यास है जिसको लिखा है राही मासूम रजा ने। आधा गांव को लिखा है राही मासूम रजा ने, जो कि एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है वैशाली की नगर बधू, जो कि एक उपन्यास है। वैशाली की नगर बधू को लिखा किसने है? जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, भवानी चरण शर्मा या फिर आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो जो वैशाली की नगर वधू है ये एक उपन्यास है। ये एग्जाम में पूछा हो सकता है कि इस बार यूपीटीटी के एग्जाम में पूछा जाए या फिर किसी अदर एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और पिछले कई एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये है आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना। और अगला प्रश्न इसमें है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, या फिर हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है चंद्रकांता, दूसरा है त्रिवेणी, तीसरा है परीक्षा गुरु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु को लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। और इसके साथ साथ लाला श्रीनिवास दास का एक और रचना है संयोगिता स्वयंवर, जो एग्जाम में पूछा गया है। और चंद्रकांता ये जो है देवकी नंदन सॉरी चंद्रकांता जो है वो देवकी नंदन खत्री की रचना है। अगला प्रश्न है झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच पहले तो एक उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है? यशपाल, नागार्जुन, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर सोहन लाल का? तो ये उपन्यास जो है वो यशपाल का है। झूठा सच जो है यशपाल का एक उपन्यास है। इसके साथ साथ पर्दा, यशपाल का एक और रचना है पर्दा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। और नागार्जुन की रचनाओं में युगधारा, युगधारा काफ़ी पूछा जाता है। और उपेंद्र नाथ अश्क की रचना में गिरती दीवारें, गिरती दीवारें पूछा जाता, एग्जाम में पूछा गया है। मतलब एग्जाम में तो सभी पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और सोहन लाल का दूध बतासा, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है सारा आकाश के लेखक कौन है? सारा आकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा है मन्नू भंडारी, तीसरा है राजेंद्र यादव या फिर मोहन राकेश। तो सारा आकाश के जो लेखक हैं वो है राजेंद्र यादव। और बाकी जो ऑप्शन है उसको तो पहले मैं बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है चंदायन, चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा है कुतुबन, चौथा है मंझन, तीसरा है मंझन, चौथा है मुल्ला दाऊद। तो चंदायन के रचयिता है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक किसकी रचना है? जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन है सेठ रामदास, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है लक्ष्मी नारायण, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ये जो जनमेजय का नाग यज्ञ एक नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका ऑप्शन जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कमायनी, झरना, तितली, इरावती, आंसू, कंकाल इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर और सूरज का ब्याह इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत, ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो वीरों का कैसा हो बसंत वीरों का कैसा हो बसंत इसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और इसके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ और रचनाओं में झंडे की इज्जत, त्रिधारा, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और धर्मवीर भारती की रचनाओं में फिर से मैं बता रही हूँ, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा, यहाँ पे
ट्रिक कर देती हूँ। धर्मवीर भारती की रचनाओं में सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, कनुप्रिया और अंधा युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में वंदर सभा, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, इनकी कुछ प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी नए साल में ढली, ये कथन किसका है? हिंदी नए साल में ढली मतलब 2022 में ढल गई है हिंदी, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी नए साल में ढली मतलब रचना नहीं, एक कथन है, सॉरी कथन पूछा गया है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। अगला प्रश्न है, 100 अजान और एक सुजान किस लेखक का उपनाम है? 100 अजान और एक सुजान जो है वो किस लेखक का उपनाम है? वृंदालाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो ये जो रचना है ये है बालकृष्ण भट्ट का, मतलब कि रचना ये लेखक जो है इनका उपनाम है। बालकृष्ण भट्ट का एक उपनाम है 100 अजान और एक सुजान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, जूही की कली, यही सब इनकी रचना है जो कि पहले मैं बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पे वंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती, बाबू श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास जो है हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है? यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की एक दो रचनाओं को मैं बता देती हूँ जो एग्जाम पूछा जाता है, जिसमें है नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और तो बाकी याद नहीं आ रही, और बाकी लोगों का तो मैं बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है? जिसके ऑप्शन है चारण काल, आदिकाल, बीजकाल या बीजवपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम कौन सा है? गुलेरी, हरिऔध, अज्ञेय या फिर निराला। तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है वो है अज्ञेय। देखिए यूपी टीटी 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली जो है वो कहानी लेखिका कौन सी थी? ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकांता, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका थी वो थी बंग महिला। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी का नाम क्या है? चरित्रहीन, रानी केतकी की, रानी नागफनी की कहानी, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तो पहले ही दिख गया है, इंदुमती। हिंदी की जो पहली कहानी थी इंदुमती, इसको लिखा था किशोरी लाल ने। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम गीतकार हैं वो है विद्यापति। अगला प्रश्न है, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हिंदी में जो दोहा और चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था सरहपा ने। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? तो ये हुई है ब्राह्मी लिपि से। देववाड़ी, इसमें तो कोई लिपि ही नहीं है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, ये दोनों लिपि हैं, लेकिन देववाड़ी कोई लिपि नहीं है, देवनागरी लिपि होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो वो है नहुष। हिंदी का पहला नाटक जो है वो नहुष है। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि ये जो हिंदी का पहला नाटक है नहुष, इसको लिखा किसने है? हिंदी का जो पहला नाटक नहुष है इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। यहाँ पर तो लिखा भी है मैथिली शरण गुप्त। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन
यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन है ये गलत है, इसमें मैथिली शरण गुप्त ही सही होगा, जिसका मतलब कि ऑप्शन में मैं ऑप्शन डालना ही भूल गई हूँ। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो है एक घूट, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। हिंदी की प्रथम एकांकी हिंदी की प्रथम एकांकी को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसमें भी ये ऑप्शन सही नहीं है, पहला, दूसरा, चौथा, इसमें ये जो एक ही ऑप्शन सही है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एक घूट। और एक क्वेश्चन यहाँ से और मेरे दिमाग में आया है कि आधुनिक एकांकी के जन्मदाता कौन है? आधुनिक एकांकी के जन्मदाता हैं राम कुमार वर्मा, इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने अपने तरीके से इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मतलब कि जो भी डिटेल था उसको बताने की कोशिश किया है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कर दीजिएगा। थैंक यू।